हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के सारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की का सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले के 3 वीडियोस जब आप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा परख मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 का पूरा डिटेल रिवीजन करा दिया गया है। आज हम लोग परख मॉडल सेट 4 का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में आपको परख मॉडल सेट 5 का रिवीजन कराया जाएगा। आप सारे वीडियोस को सिंसियरली देखिए, रिटन रिवीजन कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। और साथ ही साथ जिन बच्चों को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और अगर वो नीट की तैयारी करने में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियोस डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की का मॉडल सेट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों को पता है कि बेटा आपका जो एनुअल एग्ज़ाम जो होगा वो बायोलॉजी पेपर 70 नंबर का होगा और समय 3 घंटा। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग रिटन रिवीजन कीजिए ताकि आपको 3 घंटा बैठना और 3 घंटे लगातार लिखते रहना, ये दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट्स को पता है कि पार्ट ए जो है वो एमसीक्यू का सेगमेंट रहता है जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे और वो करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। बेटा जो भी सही आंसर होगा उसको अपने आंसर कॉपी में लिख लेना, ठीक है। मगर एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जो भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स आप चारों ऑप्शंस जरूर ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जो सही आंसर है उसको कॉपी में लिखिएगा, लेकिन पढ़ना चारों ऑप्शन जरूर से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रेजेंटेड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये पता है कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है इट वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। हालांकि आपके पास 4 ऑप्शंस है। हु प्रेजेंटेड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना किसने प्रस्तुत किया? 4 ऑप्शन है, मेंडल, जेम्स वाटसन एंड क्रिक, ग्रिफिथ और मॉर्गन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने ही डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एंजाइम कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। किस एंजाइम से डीएनए को विशेष स्थानों पर काटा जाता है? तो ये इसके पहले के भी जो क्लासेस आपने अटेंड किए हैं तो आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि डीएनए को काटने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है और इसीलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, ये भी आपको बताया गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमरेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको कि मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैची भी कहा जाता है। लाइगेज जो है बेटा वो जोड़ने के काम में आता है, ये डीएनए के कटे हुए एंड को जोड़ता है। और काटने के लिए कौन सा एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का उत्पाद क्या है? ट्रांसलेशन याद करो, तुम इस चैप्टर में पढ़े होगे कि डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन, है ना। ये बताया गया है, जिसको कि आप सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। इसी को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है, ये पहले भी आपको पढ़ाया गया है। तो पूछता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का उत्पाद क्या है? तो यहाँ दिख रहा है कि ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन का उत्पाद क्या है? ट्रांसलेशन का उत्पाद प्रोटीन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, यूरेसिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यूरेसिल इनमें से किस में पाया जाता है? यूरेसिल क्या है? यूरेसिल जो है नाइट्रोजिनस बेस है ना। हम लोग डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजिनस बेस पढ़े हैं। डीएनए में हम लोग क्या पढ़े हैं? डीएनए में 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। कौन कौन? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यही पढ़े हम लोग डीएनए में। और आरएनए में क्या समझाया गया था? आरएनए में एडेनिन होगा लेकिन थाइमिन नहीं होगा और थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल होता है।
ग्वानिन भी होगा और साइटोसिन भी होगा। तो पूछता है कि यूरेसिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देख रहे हैं कि यूरेसिल जो है वो आरएनए में पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम। तो यूरेसिल कहाँ पाया जाएगा बेटा? यूरेसिल आरएनए में पाया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन। इनमें से प्यूरिन कौन है? अब ये प्यूरिन कहाँ से आया? प्यूरिन बेटा होता है कि अभी जो तुम लोगों को डीएनए बताया गया था, प्यूरिन में डीएनए में बताया गया था कि डीएनए में होता है एडेनिन और डीएनए में होता है ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, है ना, डीएनए में होता है। ये नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इसमें एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन कहा जाता है, ठीक, और साइटोसिन और थाइमिन को पायरिमिडीन कहा जाता है, ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन को पायरिमिडीन कहा जाता है। ये डीएनए की बात कर रहे हैं। अगर आरएनए के बारे में बोलोगे तो इसमें तुमको यूरेसिल भी जोड़ना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो बात डीएनए की हो रही है। तो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन। तो प्यूरिन में आपका थाइमिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है और एडेनिन है। तो आप देख रहे हैं प्यूरिन में एडेनिन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एडेनिन। बाकी 3 देख लो, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन ये क्या है? ये पायरिमिडीन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन। तो अगर हम लोग इस 4 ऑप्शंस को देखते हैं, ए थाइमिन, बी यूरेसिल, सी साइटोसिन और डी एडेनिन, तो हम लोग देख रहे हैं कि इनमें से प्यूरिन कौन है? प्यूरिन इसमें एडेनिन है। सही आंसर एडेनिन। क्वेश्चन नंबर 6, एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय। एलिफेंटियासिस मतलब क्या हुआ? हाथी पांव रोग, जिसमें कि अधिकतर पैरों को, कभी कभी अपने आसपास के सोसाइटी में देखे होंगे कि आदमी का जो पैर है वो हाथी के जैसा फूल जाता है। होता तो हाथ में भी है, पर बहुत कॉमन है कि हम लोग पैरों को ही फूला हुआ देखते हैं। चूंकि पैर हाथी के पैर जैसा फूल जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव या फाइलेरिया, ये भी इस बीमारी का नाम है। तो एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया या हाथी पांव किसके चलते होता है? ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया या हाथी पांव ये इसके चलते होता है। एक कृमि है, एक वर्म है, ठीक है, जिसको वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी कहते हैं। एस्कैरिस के चलते एस्कैरियासिस नामक बीमारी होता है, ठीक है। देखो आपको इस क्लास में एडिशनल नॉलेज भी दिया जा रहा है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सिंसियरली पूरे क्लास में बने रहो और क्लास को अच्छे से अटेंड करो। एस्कैरिस के चलते एस्कैरियासिस नामक बीमारी होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका के चलते अमोबियासिस नामक बीमारी होता है, जिसको पेचिस पढ़ाया गया था। कल के वीडियो में इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल बात किए थे। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में अमोबियासिस या अमोबोइक डिसेंट्री होगा। उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के चलते एलिफेंटियासिस होता है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के चलते क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के चलते मलेरिया होता है ना। तो यहाँ पूछा एलिफेंटियासिस किसके चलते होता है? सही आंसर उचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आने वाला है आपके सामने, वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द लिविंग बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड। जीवों के शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इम्यूनिटी, है ना। 4 ऑप्शन है, एलर्जी, बी इंटरफेरॉन, सी इम्यूनिटी और डी इंक्यूबेशन। तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी कहा जाता है या प्रतिरक्षा। इम्यून सिस्टम सुना है ना, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। सो ये आपका इम्यूनिटी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज टाइफॉइड। टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी टाइफॉइड। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, प्लाज्मोडियम, राइनोवायरस, साल्मोनेला टाइफी और अमीबा। तो टाइफॉइड किसके चलते होता है? टाइफॉइड एक बैक्टीरिया के चलते होता है और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। प्लाज्मोडियम के चलते हो जाएगा तुमको मलेरिया। राइनोवायरस के चलते हो जाता है सामान्य सर्दी खांसी, जिसको कॉमन कोल्ड कहा जाता है। और अमीबा एक प्रोटोजो, ये है प्रोटिस्टा ग्रुप में आने वाला प्रोटोजोआ है। साल्मोनेला टाइफी के चलते टाइफॉइड होता है। सो सही आंसर साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड किसके चलते हो रहा है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, अभी 2 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया, मलेरिया किसके चलते होता है? जो बच्चे अभी तक में क्लास को सिंसियरली अटेंड कर लिए हैं वो अभी तक आंसर दे दिए होंगे। तो मलेरिया किसके चलते होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए अमीबा, बी प्लाज्मोडियम, सी पैरामीशियम और डी एंटामीबा। कंफ्यूज नहीं करना, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। इसीलिए कहा गया, क्लास के शुरुआत में ही कहा गया कि बेटा कोई भी क्वेश्चन का 4 MCQ 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस को ध्यान से जरूर पढ़ना। तो मलेरिया किसके चलते होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम के चलते होता है, ठीक है। सो सही आंसर प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट एलर्जी, ठीक है। इनमें से कौन एलर्जी के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी है? IgA, IgG, IgE और इनमें से कोई नहीं। ये IG का मतलब क्या है? IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और ये सारे किसके प्रकार हैं? ये सारे एंटीबॉडी हैं, IgA, IgG, IgE और इनमें से कोई नहीं। तो ये 3 जो क्या हैं, ये एंटीबॉडी हैं। तो पूछा कि एलर्जी के लिए, एलर्जी के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा IgE, ठीक है। एलर्जी IgE दे लगा ना क्लू टाइप का। सो इसको याद करने ला, एलर्जी IgE, ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन आर सिक्रेटेड बाय। हिस्टामिन और सेरोटिन किसके द्वारा स्रावित होता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए बी सेल्स, बी टी सेल्स, सी मास्ट सेल्स और डी आरबीसी। आपका सही आंसर हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है वो मास्ट कोशिकाएं यानी कि मास्ट सेल के द्वारा इनका स्रावन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल्स इन्फेक्टेड बाय HIV। HIV क्या हो गया? HIV एड्स कॉज करने वाला वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बेटा इसी HIV के चलते एड्स होता है। तो जब एड्स होता है, किसी व्यक्ति को जब एड्स होता है तो ये HIV उसके बॉडी में किसको इन्फेक्ट करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए बी सेल, बी मास्ट सेल, सी हेल्पर टी सेल्स और डी नन ऑफ दिस। तो HIV हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए टाइफॉइड, बी कॉलेरा, सी साइफिलिस और डी एलिफेंटियासिस। टाइफॉइड और कॉलेरा बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी है। एलिफेंटियासिस पे अभी जस्ट चर्चा हुई थी, ये एक वर्म यानी कि कृमि के द्वारा होने वाला बीमारी है। तो यौन संचारित रोग कौन है? ये यौन संचारित रोग साइफिलिस है, जो कि बैक्टीरिया के चलते होता है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD, ठीक है। विच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट ऑफ एड्स। एड्स का टेस्ट कौन है? कैसे पता लगाएंगे कि एड्स, किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है? तो ये भी पहले हम लोग क्लास में कर चुके हैं, इसीलिए कहा गया बच्चों को कि परख का आज हम लोग 4th मॉडल सेट रिवाइज कर रहे हैं। पहला 3 देख लोगे तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स पे कमांड हो जाएगा और डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे आंसर लिखने वाले हैं और बहुत अच्छा नंबर आपको आने वाला है, इतना तो श्योर है। चलो, इनमें से एड्स का टेस्ट कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, विडाल, एलिजा, MTP और नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा, एड्स को टेस्ट करने के लिए एलिजा टेक्निक यूज किया जाता है। एलिजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, एसे। ये भी आ सकता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा। तो एलिजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एलिजा टेक्निक से ही एड्स का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान, इन विच डिजीज बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर आर फॉर्म्ड। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ना कि ट्यूमर देखना मतलब रिलेटेड विथ कैंसर, ठीक है। सो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए टाइफॉइड, बी फ्लू, सी मलेरिया और डी कैंसर। तो सही ऑप्शन बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर के से रिलेटेड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम टू मैन इज, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसके चलते मलेरिया हो रहा था, तो आखिर उसका कौन सा अवस्था जो है वो संक्रमण अवस्था है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए मेरोजोइट, बी स्पोरोजोइट, सी गेमिटोसाइट और डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो संक्रमण अवस्था है वो क्या है? बी स्पोरोजोइट। सो सही उत्तर बी स्पोरोजोइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या ऑप्शन है? ए सॉइल यानी कि मृदा मिट्टी में, बी एयर यानी कि हवा में, सी पॉल्यूटेड वाटर प्रदूषित जल में और डी ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों को अब तक तो पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सूक्ष्म जीव सब जगह, चाहे मिट्टी, चाहे वायु, चाहे जल, हर जगह पाए जाते हैं। तो सही आंसर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव नहीं है? जो नहीं है वही तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए एनाबेना, बी नॉस्टॉक, सी अजोटोबैक्टर और डी पैरामीशियम। तो बेटा नहीं है, नहीं पर ध्यान गया है तुम्हारा, तो इनमें से कौन नहीं है? पैरामीशियम नहीं है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कोई मदद नहीं करता है। और ये जो एनाबेना है, नॉस्टॉक है और अजोटोबैक्टर, ये तीनों नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन नहीं है? पैरामीशियम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने रेगुलर क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा, इनमें से कौन सा हार्मोन अपरा के द्वारा स्रावित होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, SCG, FSH, LH और GnRH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, SCG, है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। प्लासेंटा के द्वारा SCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये रिलीज होता है। ठीक है, सो SCG इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कंस्टिट्यूटेड बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, मातृ शरीर एवं विकासशील भ्रूण के मध्य गठित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वेरी गुड, जो भी बच्चे सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो आपको बार बार कितने सारे क्लासेस में आपको बताया गया है कि माँ और गर्भस्थ शिशु यानी विकासशील भ्रूण के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? प्लासेंटा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्लासेंटा। आपका 4 ऑप्शन है, ए यूट्रस, बी प्लासेंटा, सी ओवरी और डी मेमरी ग्लैंड। तो आपका सही आंसर क्या है? प्लासेंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte is, एक प्राथमिक अंडक से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है, A1, B2, C3 और D4। आपका सही आंसर हो जाएगा 1। द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है? 4 ऑप्शन है, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आनुवांशिक विकार, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण, हेल्थ ऑफ एम्ब्रियो भ्रूण का स्वास्थ्य और ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों को ये बता दें कि एमनियोसेंटेसिस में ये तीनों का जांच हो जाता है। सो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया से आप होने वाले बच्चे में अगर किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है आप उसका पता लगा सकते हैं, लिंग निर्धारण किया जा सकता है, हालांकि ये बैन है, और भ्रूण के स्वास्थ्य के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता कौन है? तो आनुवांशिकी का पिता मेंडल। 4 ऑप्शन है, ए मॉर्गन, बी मेंडल, सी ग्रिफिथ और डी नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेंडल, जिनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था इनका ग्रेगर जोहान मेंडल, है ना, जिन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग साबित किया था गार्डन पे, और उस मटर के पौधे में इन्हें 7 जोड़े विकल्पी लक्षणों को अध्ययन करने का मौका मिला था। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग साबित किया? तो मेंडल ने
मटर के पौधे पर, गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय मेंडल रिगार्डिंग इन पी प्लांट। अभी जस्ट इस पे चर्चा हुई है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, A5, B6, C7 और D8। तो आपका सही आंसर 7। ठीक है। 7 जोड़े विकल्पी लक्षणों का, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में मेंडल को मटर के पौधों में अध्ययन करने का मौका मिला था। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, विच इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल बॉडी। नर शरीर में पाए जाने वाले प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए टेस्टिस, बी ओवरी, सी यूट्रस और डी प्रोस्टेट ग्लैंड। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको कहते हैं जिनसे गैमेट का निर्माण होता है और साथ ही साथ मेल सेक्स हार्मोन भी बनेगा, जिनसे सेक्स हार्मोन बनता है। तो यहाँ पर तुमको पूछ दिया है कि मेल बॉडी, नर के शरीर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा, वृषण, है ना। टेस्टिस का क्या काम है, टेस्टिस का काम है शुक्राणु यानी कि स्पर्म का बनाना और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करना, निर्माण करना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल बॉडी, टेस्टिस। ठीक है। अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आप लोग देख लिए कि आपका 25 MCQ बहुत ही अच्छे से फिनिश हो गया। आप सभी क्लास को अच्छे से देखें। बच्चों को ये बता दिया गया है कि बेटा जो भी सही आंसर होगा उस सही आंसर को अपने कॉपी में लिख लेना। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और ये जो है इसमें आपको 9 क्वेश्चंस रहेगा। आपको कोई साथी करना है तो ये देख लेना कि किस साथ पे तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस है, जिसको तुम अच्छे से जानते हो और लिखोगे तो डेफिनेटली तुमको 1 नंबर मिलेगा। इसमें 7 क्वेश्चन करना है और 1 क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क है। ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग इस 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजेन। कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजेन उत्पन्न करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंड्रोजेन आर सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, है ना। अंतराली कोशिकाएं या लेडिक कोशिकाएं एंड्रोजेन हार्मोन का स्रावन करती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को ही लेडिक सेल्स कहा जाता है। तो तुमको जो अच्छा लगे, या तो लेडिक सेल याद हो रहा है तो वही लिखना, इंटरस्टिशियल सेल्स याद हो रहा है तो वही लिखना। एंड्रोजेंस क्या है, एंड्रोजेंस मेल सेक्स हार्मोन का ग्रुप है और इसी एंड्रोजेंस में तुम टेस्टोस्टेरोन पढ़ते हो। टेस्टोस्टेरोन इसी का एक सदस्य है, टेस्टोस्टेरोन। सो एंड्रोजेंस आर सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल या एंड्रोजेंस आर सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज मेनार्की, है ना। मेनार्की क्या है, तो फीमेल बॉडी में, ह्यूमन फीमेल में जब पहला बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो इसे मेनार्की कहा जाता है। ठीक है। सो द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्की। ठीक है। और जब स्टॉप होगा तब उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेनोपॉज। ठीक है। व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स इट इज नोन एज मेनोपॉज। व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, शुरू हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मेनार्की। यहाँ तुमसे क्या पूछा है, यहाँ मेनार्की पूछा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी ईयर्स डिड मेंडल स्टडी द पी प्लांट। मेंडल ने कितने वर्षों तक मटर के पौधों का अध्ययन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। 7 वर्षों तक मेंडल ने मटर के पौधों का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसको पहले भी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। स्पेलिंग देख लेना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, अच्छे से याद करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, राइट 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। गुणसूत्रीय विकार के 2 उदाहरण लिखें। तो 2 उदाहरण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और एक हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम।
ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोमल। डाउन सिंड्रोम भी लिख सकते हैं, किसी बच्चे को अगर डाउन सिंड्रोम आसान लगता है तो वो डाउन सिंड्रोम भी आंसर लिख सकता है। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों कैसे डिसऑर्डर है? ये तीनों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, हु हैड प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? तो वो दो साइंटिस्ट थे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी। तुम यहाँ क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से ही हम लोग आंसर उठाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि हु हैज प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसी क्वेश्चन से हम लोग ब्यूटी देखो आंसर का, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इमैस्कुलेशन? विंपुंसन क्या है? तो बोलता है कि रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी। एंथर क्या हुआ? परागकोश हुआ। तो मैच्योर होने से पहले परागकोश यानी कि एंथर को हटा लिया गया, इसी प्रक्रिया को इमैस्कुलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? तो जब एक सिंगल बेस पेयर में, डीएनए के एक सिंगल बेस पेयर में किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। तो म्यूटेशन अराइजेस ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। और इसमें उदाहरण के तौर पे दिया गया है, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबी सिकल सेल एनीमिया क्या हुआ? सिकल सेल एनीमिया जिसमें आरबीसी का शेप जो है वो बदल जाता है और वो हंसिए के शेप का, सिकल शेप का हो जाता है। तो पॉइंट म्यूटेशन मतलब जब डीएनए के एक सिंगल बेस पेयर में किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा तो इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राइट द नेम ऑफ मेल गैमेट, एनिमल का। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्म। स्पर्म क्या है? एक नर युग्मक है जो टेस्टिस के द्वारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका यहाँ पर हो गया और 35 में है, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने मटर के पौधों को अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना? तो इसमें ये बता दें कि मेंडल ने, यहाँ से आपका नया सेक्शन शुरू हो गया है जिसमें कि आपको कोई 6 आंसर्स ही लिखने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा और उस 8 में से 6 वही लिखना जिस पर तुम्हारा पूरी तरीका से कमांड हो। सो क्वेश्चन है कि वाई, और ये 3 नंबर का होता है बेटा, एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 रहता है। तो पूछा है कि वाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो देखो यहाँ पर गौर करना, 3 पॉइंट लिखा गया है इसलिए ताकि जो भी बच्चा 3 पॉइंट लिखेगा तो उसको आसानी से, अगर सारे पॉइंट करेक्ट है तो उसको आसानी से 3 नंबर मिल जाएगा। सो मेंडल ने मटर के पौधों का चयन क्यों किया? क्योंकि मटर का पौधा वार्षिक है और इसे बगीचे में उगाना आसान है। वार्षिक मतलब एनुअल, साल में एक बार, है ना। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, मतलब इसी में नर भाग, एक ही पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित रहेंगे। तो मटर का पुष्प जो है वो द्विलिंगी है। द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल, है ना, बाइसेक्सुअल है। और ये स्वपरागन करते हैं। स्वपरागन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और अगर इनमें सेल्फ पॉलिनेशन तथा परपरागन मतलब इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। ठीक है, तो इस आंसर को अच्छे से समझ लो। क्या लिखना है तुमको कि मेंडल ने मटर के पौधों को अपने प्रयोग के लिए इसलिए चुना क्योंकि मटर का पौधा वार्षिक होता है और इसे बगीचे में उगाना बहुत आसान है। एक हो गया। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी मतलब दोनों नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में रहेंगे, तो पुष्प द्विलिंगी हो गया। और चूंकि एक ही पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित है तो इस तरह के पुष्प में स्वपरागन तो होगा ही। इसके अलावा मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि स्वपरागन के अलावा इसमें परपरागन को भी पाया गया। हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं कि मेंडल को मटर के पौधों में
7 जोड़े विकल्पी लक्षणों को अध्ययन करने का मौका मिला। और आप ये भी लिख सकते हैं कि मटर के पौधों की जो देख रेख है वो आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो इसको 3 मार्क्स का था तो 3 पॉइंट लिख दिया गया तो स्टूडेंट को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। टेस्ट क्रॉस क्या है? तो मेंडल ने F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधों TT, बड़ा टी और छोटा टी के अप्रभावी जनक स्मॉल टी से क्रॉस कराया, जिसे उन्होंने टेस्ट क्रॉस कहा। इस टेस्ट क्रॉस से प्रभावी पौधे का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं कि वह होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। मतलब करना क्या है कि मेंडल ने F1 जनरेशन के हाइब्रिड टॉल को क्रॉस करा दिया रेसेसिव होमोजाइगस से, है ना। और तब टेस्ट क्रॉस जो है उसका रेशियो क्या आया था? अगर मोनोहाइब्रिड की बात करें तो 1:1 और डाई हाइब्रिड की बात करें तो 1:1:1:1। टेस्ट क्रॉस पे इसके पहले के क्लास में बहुत ही डिटेल में अच्छे से डिस्कशन हुआ है। तो टेस्ट क्रॉस क्या हुआ? टेस्ट क्रॉस F1 जनरेशन के पौधों को रेसेसिव होमोजाइगस ट्रेट से क्रॉस कराना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी पहले कराया गया है, आज फिर कराया जा रहा है। राइट अबाउट द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य लिखें। क्या है सो देखो, इसका काम क्या है, इसका गोल क्या है? HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या, इसका गोल क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों का निर्धारित करना। और स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डू यू मीन बाय इनफर्टिलिटी? बंध्यता से आप क्या समझते हैं? तो इसको भी हम लोग समझाए हैं कि जब किसी कपल में किसी भी कारण से जब संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती है तो इसको इनफर्टिलिटी या बंध्यता कहा जाता है। So infertility is a condition of inability to conceive or produce children by the couple even after 2 years of unprotected sexually cohabitation. और causes of infertility क्या हो सकता है? It may be physical, congenital disease, immunological and psychological, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, what is DNA? Write its full form along with its chemical composition. तो डीएनए क्या है? सबसे अच्छा आंसर है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। देखना, ये चीज़ केयरफुल रहना कि एक क्वेश्चन में कितना चीज़ डिमांड किया गया है और हर एक क्वेश्चन का तुमको आंसर लिखना होगा तभी तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो पूछा कि व्हाट इज डीएनए, तो एक आंसर तो कंप्लीट हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और तब तीसरा पार्ट पूछ रहा है कि इसका केमिकल कंपोजिशन लिखो। तो डीएनए जो है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इट हैज 3 कंपोनेंट्स। क्या क्या इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है तुमको नाइट्रोजिनस बेसिस, और ये नाइट्रोजिनस बेसिस यहाँ पर देखना, इसको समझा दे रहे हैं। डीएनए में क्या क्या होता है? डीएनए में होता है नाइट्रोजिनस बेसिस एक, डीएनए में होता है पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोस टाइप, और इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप, है ना। और इस नाइट्रोजिनस बेसिस को पढ़ा गया है प्यूरिन और पैरिमिडिन में। प्यूरिन मतलब एडेनिन और ग्वानिन और पैरिमिडिन मतलब साइटोसिन एंड थाइमिन। तो ये पहले भी समझाया गया है। तो डीएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगा? इसमें होता है नाइट्रोजिनस बेस, इसमें होता है पेंटोज शुगर और इसमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये तुम्हारा आंसर। और उसी नाइट्रोजिनस बेस में प्यूरिन और पैरिमिडिन की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज ट्रिपलेट कोडोन? देयर आर हाउ मेनी स्टॉप कोडोन? तो ट्रिपलेट कोडोन ये जेनेटिक कोड से लिया गया है। अ ट्रिपलेट कोड इज अ, क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रिपलेट कोडोन। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहे हैं। अ ट्रिपलेट कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेस इन डीएनए और आरएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ट्रिपलेट कोड मतलब त्रिक प्रकूट।
तो डीएनए या आरएनए में जो 3 नाइट्रोजन क्षार की श्रृंखला है जो एक विशेष अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो डीएनए में और आरएनए में अगर डीएनए की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है ATGC और आरएनए में क्या है AUGC। इसमें तो थायमिन मैंने नहीं लिखा। तो कोई भी 3 नाइट्रोजनस बेस जो कोड करता है अमीनो एसिड को, इसी को कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन, है ना। डीएनए या आरएनए का कोई भी 3 नाइट्रोजनस बेस जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है, उसी को कहा जाता है ट्रिपलेट कोड। जैसे AUG की बात करो तो AUG जो है वो मिथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन नामक अमीनो एसिड को AUG, जो स्टार्टिंग कोडोन भी है, इनिशिएशन कोडोन भी है। इसी से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन में। अब पूछता है कि देयर आर हाउ मेनी स्टॉप कोडोन, तो देयर आर 3 स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन को नॉनसेंस कोडोन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये आ गया तो वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण रुक जाएगा, अब नहीं होगा। तो कौन कौन सा 3 कोडोन, UAA, UAG और UGA। अगर ये 3 कोडोन में से कोई एक भी आ गया तो वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, इसीलिए इसको स्टॉप कोडोन या इसको नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, UAA, UAG या UGA। ठीक, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट इट्स एप्लीकेशन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है, एक टेक्निक है, जिसमें डीएनए के स्तर पर एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों के बीच विभिन्नता के बारे में पता लगाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन एट डीएनए लेवल, और it works on the principle of polymorphism in DNA sequences. It has immense application in the field of forensic science, genetic biodiversity and evolutionary biology. और इसके पहले में हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि राइट इट्स एप्लीकेशन, तो फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। फिर पैटर्निटी टेस्ट, कभी कभी किसी बच्चे में किसी तरह का अगर कोई अपवाद जैसा विषय आ गया कि रियल पेरेंट्स का पता नहीं चल रहा है, तो रियल पेरेंट्स का पता लगाने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, सहारा लेते हैं। तो इस तरह से ये आंसर जो है कंप्लीट हुआ कि आपको पहले लिखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसका एप्लीकेशन, इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। लिंग निर्धारण क्या है, संक्षिप्त में वर्णन करें। तो वह प्रक्रिया जिससे हम किसी भी जीव का लिंग निर्धारित कर सकते हैं, इसको लिंग निर्धारण कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच सेक्स इज डिटरमाइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज द प्रोसेस दैट डिटरमाइन द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। और ह्यूमन की बात जब यहाँ पर हो रही है तो फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है, डेट द पेरेंट कंट्रीब्यूट्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, क्योंकि पूछा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये जो मेल है ये कौन हो गए, ये फादर हो गए, और ये फीमेल कौन हो गई, ये मदर हो गई। तो फीमेल के पास XY क्रोमोसोम है और मदर यानी फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है। तो फ्लो चार्ट को गौर करना कि जब फादर साइड से X क्रोमोसोम आ रहा है और मदर साइड से भी X क्रोमोसोम आ रहा है, तो XX मतलब होने वाला जो बेबी है वो क्या होगी, वो फीमेल चाइल्ड होगी, है ना, XX। और जब फादर साइड से Y क्रोमोसोम आ रहा है और मदर साइड से X क्रोमोसोम आ रहा है, तो जो होने वाला बेबी है उसका क्रोमोसोम XY है, तो ये क्या होगा, ये मेल होगा। तो ये तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन का फ्लो चार्ट है। और इससे ये भी पता चलता है कि होने वाले बच्चे का जो लिंग है, जो सेक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ फादर के द्वारा ही डिटरमाइन होता है, निर्धारण होता है, इसमें माँ का रोल नहीं होता है। अगर फादर साइड से एक्स क्रोमोसोम आएगा, माँ के पास तो देखो मदर के पास दोनों एक्स है, तो अगर फादर साइड से एक्स आ रहा है तो गर्ल और फादर साइड से वाई आ रहा है तो बॉय, है ना। ये तुम्हारा फ्लो चार्ट हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, समझा दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 43, यहां से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है और इसमें आपको कोई 4 ही करना है और एक क्वेश्चन का वेटेज 5 नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 43, डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन डिटेल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन डिटेल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ? माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, तो माइक्रोस्पोर का बनना इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें यह समझाया गया है कि एक्चुअली in the pollen sacs of young anther a number of archisporial cells या sporogenous cells are enclosed. After further development they form microspore mother cells or microsporocytes. Initially the microspore mother cells are a polygonal and are closely packed, but as the anther grows the pollen sac becomes spacious and gets loosely arranged. Some of the microspore mother cells degenerate and some of them further develop into microspores by microsporogenesis. During microsporogenesis, the nucleus of each microspore mother cell undergo meiosis and give rise to 4 haploid nuclei. The microspores are intact and are arranged into microspore tetrad. Further, the 4 microspores mature, dehydrate and separate from each other. Each microspore develops has a characteristic shape in different species of plants. Microsporogenesis बनाने के समय तुमको ये समझा दे रहे हैं, ये डायग्राम देख लो। होता क्या है कि एंथर में कुछ सेल्स होते हैं जिसको स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं, और उसी स्पोरोजिनस सेल्स से कुछ सेल्स जो हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा बिहेव करने लगते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल या इसको पॉलन मदर सेल भी कहा जाता है, इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस होने के पश्चात मियोसिस 1, मियोसिस 2, उसके बाद 4 माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो बने हैं इनके बीच फिर वॉल फॉर्मेशन होता है और यही आगे जा कर के माइक्रोस्पोर जो है वो बन चुके हैं। तो माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। समझ लो, चूँकि 5 नंबर का है तो जाहिर सा बात है कि आंसर में एक इसका अपना ब्यूटी होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए, तो इसके लिए समझो, और जहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ता है तो थोड़ा सा आंसर को याद भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44, डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ डायग्राम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस इन फीमेल प्राइमेट्स, एग्जाम्पल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, आतर्व चक्र जिसको कहा जाता है, वो प्राइमेट मादा यानी कि मंकी, एप और मनुष्य में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और यह चक्र जो है ये 28-29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। अब पूछता है कि इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ डायग्राम। इसका डायग्राम तुमको देखो, इसका डायग्राम ये वाला तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 4 फेज का होता है। देखो यहाँ पर याद करना होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। कौन कौन? सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फॉलिक्यूलर फेज, तीसरा ओव्यूलेशन और चौथा ल्यूटियल फेज, जिसको सिक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 28 या 29 दिनों का अंतर होता है। अब मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो डे 1 से डे 5 माने पहले दिन से 5वें दिन का कहलाता है, जिसमें कि गर्भाशय की जो अंतःपरत है उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होने से एक तरल का बहाव होता है जिससे रक्तस्राव होता है। मतलब शेडिंग ऑफ द यूटराइन लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम कह रहे हैं। एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम यूट्रस का सबसे भीतर वाला लाइनिंग है। वो क्या होता है? ये इसका अंतःपरत जो है वो नष्ट होता है एंडोमेट्रियम का, और इसके चलते क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। तो ये पहला हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, डे 1 से डे 5। दूसरा है फॉलिक्यूलर फेज, डे 1 to 13, 6 to 13। द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और स्टिमुलेटिंग द ओवरीज टू प्रोड्यूस फॉलिकल्स। वन डोमिनेंट फॉलिकल मैच्योर्स एंड एस्ट्रोजन लेवल राइज। इस प्रक्रिया में आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो राइज कर जाता है। तीसरा है
6 to 13, ठीक है। तीसरा है आपका ओव्यूलेशन, डे 14, अ सर्ज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉजेज द रिलीज ऑफ अ मेच्योर एग फ्रॉम द ओवरीज। और चौथा है आपका ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज, डे 15 से 15वें दिन से 28 दिन तक। द रप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम विच सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग। तो ये जो आपका 4 फेज था, कौन कौन? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। ये 4 फेज, अच्छे से चारों फेज का नाम याद कर लेना और उसमें क्या होता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर समझा दिया गया है, जिसमें कि 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 28 या 29 दिन का अंतर होता है। देखो यहाँ पर समझाया गया है 1 to 5, 6 to 13, 14वें दिन ओव्यूलेशन, फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, डिस्कस अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें ये बताना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसको कहते हैं, जिसमें ना तो, एक मिनट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसको कहते हैं कि द F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in the between the two is called incomplete dominance। जब आप इसके डायग्राम को देखिएगा तो आप देखिए, इस डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि जो RR मतलब कि रेड, एक पेरेंट रेड, और स्मॉल r मतलब दूसरा पेरेंट वाइट। तो इनका जो गैमेट हुआ RR है ना, RR गैमेट हो गया। और F1 जनरेशन में जो पौधे हुए, कैपिटल R है और स्मॉल r है, ये कैसा होगा? ये पिंक हो जाएगा, ठीक है, ये पिंक हो जाएगा। रेड है और वाइट है, तो F1 जनरेशन में पौधा कैसा हो गया? पिंक। यही कहलाता है तुमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और फिर जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन को, इस जनरेशन ऑफ प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट कराया गया, तो F2 जनरेशन में कुछ इस तरह से पौधे प्राप्त हुए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 है और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है। तो इसको, ये फ्लो चार्ट बनाने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पेरेंट जो है वो रेड है और दूसरा है वाइट, और आने वाला जो जनरेशन है F1 जनरेशन के सारे पौधे ये पिंक हो गए। तो ना तो ये मिला एक पेरेंट से, ना तो मिला डोमिनेंट पेरेंट से, ना तो मिला रिसेसिव पेरेंट से, तो ये कैसा हो गया? ये पिंक हो गया। इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो लिखा है द F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two is called incomplete dominance. The inheritance of a flower color in the dog flower का नाम snapdragon, is a good example of incomplete dominance. In a cross between the true breeding red flowered and true breeding white flowered plants, the F1 was pink. When the F1 was self pollinated, the F1 was pink. The F2 resulted in the following ratio 1:2:1. Here the genotype ratios were exactly as we would expect in many Mendelian monohybrid cross, but the phenotype ratio had changed from 3:1. जब तुम मेंडल का क्रॉस पढ़ रहे होगे तो उसमें फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था, और इसमें क्या है? इसमें फिनोटिपिक रेशियो भी जो है PR, फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 है। तो ये तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारितंत्र की व्याख्या करें। तो स्थलीय पारितंत्र क्या हो जाएगा? जो लैंड पर पाया जाता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अ लैंड बेस्ड इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन एज वेल एज बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का पारितंत्र है जो भूमि पर स्थित होता है, इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल या स्थलीय कहा जा रहा है। यह विभिन्न अजैविक कारक जैसे वर्षा, मिट्टी, ऊंचाई, साथ ही साथ जैविक घटक, पौधे और जंतु तथा सूक्ष्म जीव का आपस में तथा आसपास के भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। अजैविक घटक कौन हो गए? अजैविक घटक मिट्टी, वायु, सूर्य का प्रकाश और तापमान, और जैविक घटक में उत्पादक में प्रोड्यूसर हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उपभोक्ता
जिसमें सारे जंतु आ गए, शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों, और अपघटक में कौन आ गए, सूक्ष्म जीव आ गए। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी कि घास पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिकी तंत्र आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। किस पर, एसटीडी और एचआईवी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआई, और वेनरल डिजीज भी कहा जाता है, वीडी, वेनरल डिजीज, और आरटीआई भी कहा जाता है। आरटीआई का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन कौन है एग्जाम्पल, गोनोरोइया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस, एड्स, ये सारे एसटीडी के उदाहरण हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। ठीक, दूसरा टॉपिक है एचआईवी, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। किसका पॉजिटिव एजेंट है, एचआईवी पॉजिटिव एजेंट है एड्स का। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब सवाल है कि ये फैलता कैसे है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ट्रांसमिशन होता है एड्स का अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिना जांच किए हुए, ब्लड का प्रॉपर जांच नहीं हुआ और किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, संक्रमित निडल से, इसीलिए आजकल देखो मार्केट में डिस्पोजेबल सिरिंजेस अवेलेबल हैं, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चिल्ड्रन थ्रू प्लासेंटा, है ना, इसके थ्रू ये फैलता है एड्स नामक बीमारी। तो एड्स कैसे फैल रहा है, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क से, रक्त का आदान प्रदान से, संक्रमित सुइयों का साझा करने से, और संक्रमित माँ से अपरा के माध्यम से उसके बच्चों में। अब सवाल ये है कि पूछ रहा है कि एचआईवी पे जब आप नोट्स लिख रहे हैं तो एड्स के ट्रांसमिशन के बारे में जब आप लिख दिए तो प्रिवेंशन भी आपको बताना होगा, एड्स की रोकथाम कैसे की जाती है। तो चूंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए इसके रोकथाम ही इसका सबसे अच्छा विकल्प है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कैसे इसको रोका जा सकता है, तो सुरक्षित यौन संबंध और कंडोम के उपयोग की वकालत करना, केवल डिस्पोजेबल सुई का उपयोग करना, और ब्लड बैंक से एचआईवी मुक्त रक्त ग्रहण करना। ठीक है, सो यहीं पर परख मॉडल सेट 4 का सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से समझा करके आपको रिवाइज करा दिया गया है। फिर से आपको बताया जाएगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें, रिटन रिवीजन करें। 4 मॉडल सेट हो चुका है, अगले क्लास में आपको 5वां मॉडल सेट मिल जाएगा। 5 मॉडल सेट को अच्छे से पढ़िए, रिटन रिवीजन कीजिए और कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, अच्छे से आंसर लिखिए। डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर आने जा रहे हैं। थैंक यू।